प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था रिएक्ट क्या है, ये डिमांड में क्यों है और कितना है, और फिर कैसे काम करता है रिएक्ट, और इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट विथ रिएक्ट एंड बेसिक स्ट्रक्चर, एंड एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया था। ओके, आज हम लोग देखेंगे, हम लोग इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आया था क्या पीछे प्रीवियस, तो अभी बोल सकता है तो मैं उससे सॉर्ट आउट कर दूंगा, या किसी ने ट्राई किया क्या, किसी ने ट्राई किया क्या, जो मेरा कोड था उसको देखने के लिए अपने से। ठीक है, मैं आगे करता हूँ जो भी है। हम्म, एक बार ज्वाइन हो जाने दो सबको। किसी ने कंप्यूटर में अपना रिएक्ट इंस्टॉल किया है क्या? अगर तुम लोग को करना है रिएक्ट पे, अगर कोडिंग में जाना है, वेब एप्लीकेशन में या वेब डेवलपमेंट में, तो ये बेस्ट टूल है अभी सीखने के लिए। और क्योंकि इसका अभी डिमांड बहुत है, और आगे जाके मतलब आफ्टर योर कंप्लीटिंग योर कॉलेज, अगर तुम लोग को कुछ अगर वेब डेवलपमेंट में जाना है तो ये बेस्ट लैंग्वेज है सीखने के लिए रिएक्ट, और इसमें अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। तो अगर तुम लोग थोड़ा इंटरेस्ट लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा अभी के लिए। अ, ठीक है, मैं कोडिंग में आता हूँ अपने। अ, ये वेब ये वीएस कोड है एडिटर। वीएस कोड के बारे में बहुत सारा आईडी हमें अवेलेबल रहता है नेट पे। ये गूगल VS Code इज अ बेस्ट फॉर ऑल ऑफ दैट फ्रॉम कोडिंग पर्सपेक्टिव। बिकॉज यहाँ पे एरर अगर कहीं भी तुम्हें वो आएगा, वो ऑटो चेक कर लेता है, तो तुम्हें पता चल जाता है कि कोडिंग करते समय भी कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है, या ये काफ़ी इंटेलिजेंट आईडी है फॉर डेवलपिंग और कोडिंग पर प्रोस्पेक्टिव से। सो हम लोग ने ये एक स्मॉल कंपोनेंट बनाया था एडिशन के लिए, फॉर एडिंग टू नंबर, फॉर एडिंग टू नंबर। ओके, तो इसमें हम लोग एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी ऐड करेंगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि हम लोग प्री डिफाइंड जो कंपोनेंट है उसको कैसे ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। और इसका लुक एंड फील थोड़ा ब्यूटीफुल करेंगे, क्योंकि ये कॉमन सा है, तो थोड़ा अच्छा सा करके करके बताएंगे तो तुम लोग को थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा भी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग रिएक्ट स्ट्रैप है, बूट स्ट्रैप का ये लाइब्रेरी है। अ, ये बूट स्ट्रैप की लाइब्रेरी है जो अपने प्रोजेक्ट में बूट स्ट्रैप किसी को पता है क्या होता है बूट स्ट्रैप? बूट स्ट्रैप एक तुम्हारा CSS ब्यूटीफाई टूल है, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं जो जिसका तुम यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अट्रैक्टिव और काफ़ी अच्छे रहते हैं देखने में। अगर तुम कोई भी एक कंपोनेंट यहाँ पे देखोगे, ये कार्ड कंपोनेंट है, इसमें बटन है, इसके बटन भी काफ़ी अच्छे हैं। ये क्लिक में बहुत सारे फंक्शनैलिटी भी रहते हैं। ये आउटसाइड आउटलाइन बटन है, ये डिफरेंट कलर में है। मतलब स्टैंडर्ड लुक एंड फील के लिए हम लोग यूज करते हैं बूटस्ट्रैप। ठीक है,
तो बूटस्ट्रैप को हम लोग ऐड करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, बूटस्ट्रैप को ऐड करने के लिए थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, हाँ ठीक है। हम्म, इसके दो, अगर तुम यहाँ पे जाओगे तो इसके इंस्टॉलेशन में ही कमांड रहते हैं। इंस्टॉल रिएक्ट स्ट्रैप और योर प्रोजेक्ट के लिए ये npm, ये कमांड कॉपी कर लेंगे हम लोग और अपने आईडी में जाके इंस्टॉल कर लेंगे, कंट्रोल सी। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट का पाथ है, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है, इसी में हमें इंस्टॉल करना है थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। तो npm इंस्टॉल रिएक्ट स्ट्रैप रिएक्ट रिएक्ट, ये कुछ टाइम लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा प्रोजेक्ट पे। ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। ये इंस्टॉल होने के बाद हम लोग इसके कंपोनेंट को इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। मैं दिखाऊंगा, एक बार इसको इंस्टॉल हो जाने दें। ठीक है, जब तक होता है उसके आगे इसके हम लोग और भी कंपोनेंट देखते हैं। जैसे इसमें प्री डिफाइंड कंपोनेंट बहुत अकॉर्डियन रहता है, इस टाइप से। अगर तुमको इसको यूज करना है तो ये इसके फंक्शनैलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये प्री डिफाइंड कंपोनेंट है अकॉर्डियन। ठीक है, इसी तरह अलर्ट मैसेज के लिए भी है। अगर कोई मैसेज दिखाना है अलर्ट में तो इस टाइप की प्री डिफाइन है, बहुत सारे कलर में, मतलब ये प्राइमरी कलर हुआ, सेकेंडरी हुआ, सक्सेस मैसेज दिखाने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, या वार्निंग एरर दिखाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये वार्निंग के लिए है। तो वो इस तरह की कंपोनेंट हम लोग को अवेलेबल हो जाती है, जो हम लोग अपने कंपोनेंट में प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। इस टाइप के स्मॉल बैचेस भी रहते हैं, तो काफ़ी कंपोनेंट मिल जाते हैं हमको, जिससे हम हमारा प्रोजेक्ट जो है काफ़ी आसान हो जाता है करना। चाहिए हो गया कंप्लीटेड। और एक लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करनी है, ये हमने ये किया इंस्टॉल। इसके साथ ये बूटस्ट्रैप के सीएसएस सीएसएस फाइल को भी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। npm इंस्टॉल से बूटस्ट्रैप, ये तुरंत हो जाएगा। होने दो से, तो हमें ये फाइल इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो हम अपने प्रोजेक्ट में इसको इंपोर्ट कर लेते हैं index.js में। इंपोर्ट ये कंप्लीट भी हो गया। ओके, हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट। npm स्टार्ट जनरली तुम्हारा लोकल सर्वर को ऑन करता है। लोकल सर्वर से फिर हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो रन होता है हमारे ब्राउज़र में। जैसे npm स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट करता है डेवलपिंग लोकल डेवलपिंग सर्वर, क्योंकि हमारा जो भी ये वेब प्रोजेक्ट रहता है वो कोई ना कोई सर्वर पे ही इंस्टॉल रहता है, और उस सर्वर से फिर हम लोग एक्सेस करते हैं। तो ये स्टार्ट हो गया, देखो स्टार्ट द डेवलपमेंट सर्वर। तो इसके अंदर हमारा
ये प्रोजेक्ट रन करेगा और जो भी हम लोग यहाँ पे करेंगे वो टेस्टिंग के लिए हम लोग यहाँ पे शो होगा। ठीक है, हमने ये इंपोर्ट किया बूटस्ट्रैप की CSS लाइब्रेरी जो इंस्टॉल हुई अभी हमारे पास, और फिर हम लोग ऐप में इसके कंपोनेंट यूज करेंगे। ठीक है, हमें जनरली इनपुट फॉर्म एलिमेंट चाहिए, जैसे इनपुट। तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ईमेल के लिए मिल जाएंगे, पासवर्ड के लिए मिल जाएंगे, सेलेक्ट है, मल्टी सेलेक्ट भी अवेलेबल है, टेक्स्ट एरिया, फाइल। तो हमें सिंपल इनपुट फॉर्म चाहिए। जो टाइप हम लोग को नंबर चाहिए, क्योंकि हम लोग को क्यों नंबर एंट्री लेना है, तो नंबर ले लेते हैं यहाँ पे। वैलिडेट नहीं करना है। ठीक है, साइज लार्ज रखते हैं हम लोग। तो ये कोड है सिंपल सा, ये अब हम लोग यूज करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट में। तो हम लोग यहाँ इनपुट बॉक्स लिए थे ये वाला, इसकी जगह पे अब हम लोग ये यूज करेंगे। और इसमें जो इनपुट चेंज पे हम लोग ने जो कमांड लिखा था, इसको इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसको ये कंपोनेंट है। ठीक है, इस कंपोनेंट को हम लोग को ऐड करना है इस फाइल में। तो इसके लिए इंपोर्ट स्टेटमेंट आता है, इंपोर्ट इनपुट एलिमेंट, इनपुट कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं फ्रॉम रिएक्ट स्ट्रैप। अभी भी कम्प्लीटली स्टार्ट नहीं हुआ, ये हो रहा है। एक बार होने दो, उसके बाद फिर हम शो करते, तब तक सेकंड कंपोनेंट को भी हम लोग इनपुट को भी चेंज करते हैं। हमें सेम यही चीज चाहिए, केवल जो ऑन चेंज मेथड है उसका काम नहीं रहा। ऑन चेंज मेथड को हम लोग क्यों चेंज करेंगे। ठीक है, कंपाइल कर रहा है, कंपाइल करने के बाद रन हो जाएगा। ये रन हो गया सक्सेसफुली। अब हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसका लुक एंड फील ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो इसका लेआउट भी है, एक मिनट दिखाता हूँ यहाँ पे। लेआउट, इसमें हमें कॉलम बाय स्ट्रक्चर रहता है। बूटस्ट्रैप किसी को पता है क्या, कैसे यूज करते हैं? इसमें मेनली रॉ एंड कॉलम्स रहते हैं। एक रो में वो 12 कॉलम में डिवाइडेड रहता है। तो जैसे अभी ये एक रो हुआ ना, ये 12 कॉलम में डिवाइडेड है। तो अभी कोई रो हमने नहीं दिया है, तो इसलिए फुल ये पूरा 12 कॉलम में ही ये इनपुट बॉक्स दिखा रहा है। तो इसको हम लोग रो में करके इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है,
इसके लिए हम लोग रो लिखते हैं, रो के अंदर कॉल, ये साइज रहता है, हम इसको 6 या 4 में रखते हैं, और इसके अंदर ये इनपुट बॉक्स रखते हैं, कट पेस्ट। ये हो गया। इसमें हम लोग क्लास भी देख सकते हैं, क्लास भी MB2। MB2 मतलब मार्जिन बॉटम, मार्जिन में हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, उसके लिए मार्जिन बॉटम दिया है। ये सेम डुप्लीकेट करते हैं इसको, और यहाँ पे जो नंबर 2 कर देते हैं, ये कोड हटा देते, इसका काम नहीं है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लुक एंड फील थोड़ा चेंज हो जाएगा। रो कॉलम हमने इनिशियलाइज नहीं किया है, इसलिए डिफाइंड नहीं है। ये कंपोनेंट है रिएक्ट स्टैक का, तो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। जैसे इनपुट हमने यूज किया है, तो इनपुट को हम लोगों ने इंपोर्ट किया है, उसी तरह रो एंड कॉलम को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए कुछ नहीं, यहाँ पे रो और कॉलम इसको इंपोर्ट कर लिया हमने यहाँ रिएक्ट स्टैक से, तो हम लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। देखो ये स्मॉल हो गया। यहाँ पे इसके पहले हम लोग एक वो भी डाल सकते हैं, टाइटल H1 में नंबर। ऐड नंबर, ये रो एंड कॉलम है, या ये अभी बटन सिंपल है, इसको भी हम लोग बूटस्ट्रैप का ही कंपोनेंट यूज करते हैं, बटन कंपोनेंट। बटन कंपोनेंट को भी कॉलम में यूज करते हैं हम लोग, कॉल फोर बटन। इसका हम लोग कलर प्राइमरी जो थी, प्राइमरी तो हम लोग यहाँ देखेंगे, इसका बटन भी आ जाएगा, ऐड बटन। ये तो इनपुट बॉक्स, और ये वर्क वैसे ही करेगा। ठीक है, अब इसी को अगर हम मल्टीप्लिकेशन में करना है, तो हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ ऐड की जगह मल्टीप्लाई लिख देंगे। मल्टीप्लाई ऐड हैंडलर है, हमने यहाँ लॉजिक लिखा था सम। हमने यहाँ लॉजिक लिखा था नंबर 1 प्लस नंबर 2। मल्टीप्लाई के लिए हम लोग इसको बस इंटो में कन्वर्ट कर देंगे।
और ये रिजल्ट तो शो हो ही रहा है। रिजल्ट को अच्छी जगह में कुछ शो करवाते जैसे अलर्ट में। प्राइमरी सक्सेस सक्सेस देते हैं। यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट शो करवाना है। स्टार्ट स्टेट रिजल्ट। अलर्ट को भी हम लोग को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कुछ भी ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह सिंपल है, ये एक कंपोनेंट हुआ। इसी तरह मल्टीपल कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और ऐसे ही छोटे छोटे कंपोनेंट मिलाकर एक पूरा ऐप बनता है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं और क्या है। तो एडिंग थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। तो जैसे रिएक्ट स्टेप हुआ, और भी बहुत सारी लाइब्रेरी अवेलेबल है रिएक्ट के लिए, जो प्री डिफाइंड कोड अवेलेबल करवाती है। तो उसको केवल इंपोर्ट करके हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो हमें बस सर्च करना पड़ता है उसके लिए। npm में अगर तुम लोग सर्च करोगे, जैसे गूगल मैप की भी लाइब्रेरी रहती है, अगर मैप ऐड करना है तो यहाँ पे npm, ये मैप लोडर है, गूगल मैप। तो इसको भी ऐड कर सकते हैं, काफ़ी आसानी हो जाती है हमारे पर करने के लिए। तुम्हें कुछ ज़्यादा कुछ कोडिंग नहीं करना है, सिंपल इंपोर्ट करके अपना वो कर दो तो तुम्हारे प्रोजेक्ट में वो मैप भी आ जाएगा। ओके, उसके बाद अगर उसमें कुछ फंक्शनैलिटी करनी है या कुछ दिखाना है तो वो एक्सटेंडेड है, उस पर तुम कर सकते हो। तो इसी तरह बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी अवेलेबल है रिएक्ट के लिए, जो तुम्हारा काम बहुत आसान बना देती है करने के लिए कोडिंग में। तो हम लोग सबसे पहले आज देखेंगे लाइफ साइकिल। देखो, एक कोई रिएक्ट का लाइफ साइकिल कैसे, ये 4 फेज में ही करता है। जैसे ये एक कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट। ठीक है, ये एक पूरा ऐप कंपोनेंट है। इसको हम लोग इंसर्ट किए हैं इंडेक्स में। यहाँ पे ये कंपोनेंट इंपोर्ट किए ऐप को, और यहाँ पे इंसर्ट कर दिए इस यहाँ पे। तो ये कंपोनेंट का लाइफ साइकिल, हर कंपोनेंट का एक लाइफ साइकिल होता है रिएक्ट में। वो लाइफ साइकिल मेनली 4 फेज में होता है: इनिशियलाइज फेज, माउंटिंग फेज, अपडेटिंग फेज और अनमाउंटिंग फेज। इनिशियलाइज फेज में मतलब ये यहाँ पे इनिशियलाइज होता है कोई भी वेरिएबल। अगर कोई जैसे कोई वेरिएबल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसको इनिशियलाइज करते हैं, जैसे वेरिएबल नेम।
उसी तरह कोई भी कंपोनेंट का पहला फेज इनिशियलाइज होता है, जहाँ उसको वो पता चलता है, मतलब उसको इनिशियलाइज करते हैं कि वो कंपोनेंट है। जैसे यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है क्लास ऐप एक्सटेंडेड कंपोनेंट। ये इनिशियलाइजिंग फेज हुआ इस ऐप कंपोनेंट का। उसके बाद आता है माउंटिंग फेज। माउंटिंग फेज में तुम्हारा जनरली तुम्हारा जो ब्राउजर का डॉम होता है, डॉम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो उस अगर कोई भी वेबसाइट रहता है, ठीक है, अगर इस वेबसाइट का हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे तो इस पेज का, तो हमें यहाँ पे एक ये HTML का ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर मिलता है। तो इसको ही डॉम बोलते हैं, ठीक है। इस पे हमारा ऐप मॉड्यूल है, मतलब ऐप कंपोनेंट है। इस ऐप कंपोनेंट के अंदर ही हमारा ये सारा कुछ है। तो ये ऐप कंपोनेंट तुमको दिख रहा है, इसके अंदर ही हमारा सारा लॉजिक लिखा हुआ है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो जब ये डॉम में एंट्री होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं माउंटिंग फेज, ठीक है। जब इस डॉम के अंदर ये ऐप कंपोनेंट ऐड हुआ तो ये हुआ हमारा माउंटिंग फेज। अपडेटिंग फेज क्या होता है? अपडेटिंग फेज जैसे हम लोग इसमें कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मेरी यहाँ पे वर्क हो रहा है, इसका स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। इस कंपोनेंट का स्टेट चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं अपडेटिंग फेज, ठीक है। अनमाउंटिंग फेज कब होता है कि जैसे ये तो अगर अभी सिंगल पेज एप्लीकेशन है, या अगर मल्टीपल पेज एप्लीकेशन रहता तो हर पेज के लिए एक अलग कंपोनेंट हमें लिखना पड़ता। तो जैसे हम लोग पेज स्विच करते हैं कोई भी साइट में, तो वो पहले वाले कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय करता है, उसके बाद नया कंपोनेंट को रेंडर करता है फिर से। तो जब अनमाउंटिंग करते हैं, जैसे पेज चेंज करते हैं या दूसरे पेज में जाते हैं, तो वो प्रीवियस कंपोनेंट को अनमाउंट या हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये होता है कोई भी कंपोनेंट का लाइफ साइकिल का फेज। ये 4 फेज में ही काम करता है कोई भी कंपोनेंट। इनिशियलाइजिंग में तुम्हारा वो हम लोग उसको इनिशियलाइज करते हैं कंपोनेंट को। माउंटिंग में तुम्हारा वो रेंडर होता है डॉम के अंदर। अपडेटिंग में इसमें जो भी स्टेट चेंज करते हैं तो वो उसके हिसाब से वो काम करता है, तो वो होता है अपडेटिंग फेज। और अनमाउंटिंग फेज में इस कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये होता है अनमाउंटिंग फेज, मतलब उस कंपोनेंट को हटा के दूसरा कंपोनेंट या दूसरा पेज के कंपोनेंट को इंस्टॉल करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं। ओके, ठीक है। ये 4 लाइफ साइकिल है रिएक्ट के कंपोनेंट का, ठीक है। मेनली कंपोनेंट होता क्या है? कंपोनेंट एक मैंने पहले ही बताया था, एक छोटा सा ये चंक है फॉर यूजर इंटरफेस। कंपोनेंट से ही हम लोग इंटरफेस मतलब कम्युनिकेट करते हैं कोई भी वेबसाइट से। ये कंपोनेंट से हम लोग यहाँ कम्युनिकेट कर रहे हैं या कर रहे हैं। तो यूजर इंटरफेस है जो जिससे यूजर मतलब जो फ्रंट यूजर होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, तो वही कंपोनेंट होता है। इसमें 3 मेथड होते हैं जो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं जब भी कोई भी कंपोनेंट ऐड होता है। पहला होता है कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है रेंडर मेथड, रेंडर फंक्शन, और तीसरा होता है कंपोनेंट डिड अपडेट। कंस्ट्रक्टर सबसे पहले रन करता है। अगर कोई भी ये ऐप कंपोनेंट ऐड हुआ तो सबसे पहले इस ये इसमें जो भी लिखा हुआ है या जो भी कोडिंग है, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद रेंडर रेंडर फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। इसमें हमारा मेनली तुम्हारा CSS मतलब HTML पार्ट रहता है। पहले कंस्ट्रक्टर ऐड होता रन होता है, उसके बाद फिर ये रेंडर फंक्शन ऐड होता है, उसके बाद तुम्हारा जो ये कंपोनेंट डिड अपडेट है।
कंपोनेंट डिड अपडेट है। ये मेथड का यूज होता है कि रेंडर के बाद ये अपडेट ये कंपोनेंट आता है। हमें कभी कभी रिक्वायरमेंट रहती है कि पहले जो भी पेज का व्यू है उसको दिखा ले, उसके बाद इसके अंदर डेटा लोड करे। तो मेनली हम लोग यहाँ इस मेथड में एपीआई कॉलिंग करते हैं, सर्वर से एपीआई को कॉल करते हैं और उससे जो डेटा आता है सर्वर से हमें जो भी डेटा प्रोवाइड होता है उसको हम लोग कभी कभी डिस्प्ले करते हैं। लाइक रेलवे का कोई भी साइट है, जैसे हम लोग को टिकट चेक करना है कि मतलब कौन कौन से डेट में ट्रेन अवेलेबल है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डेट और स्टेशन, किस स्टेशन से किस स्टेशन तक। उसके बाद हम लोग सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद कोई एपीआई कॉल होती है और वो एपीआई से जो डेटा आता है वो हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं जनरली। ठीक है, तो उस समय हम लोग वो फंक्शन जो एपीआई कॉल करेंगे वो इस फंक्शन के अंदर करेंगे, कंपोनेंट डिड अपडेट। ठीक है, ये अगर हम लोग आगे देखेंगे तो हम लोग मैं दिखाऊंगा कि कैसे एपीआई को कॉल किया जाता है। अभी के लिए नहीं, नेक्स्ट सेशन में मेनली मैं दिखाऊं तुम्हें कि एपीआई कैसे कॉल करते हैं, तो भी इसमें एक स्मॉल एपीआई। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास 3-4 रिएक्ट मेथड होते हैं। ठीक है, ये जैसे ये कंपोनेंट डिड अपडेट हुआ उसी तरह और भी प्री डिफाइंड रिएक्ट के मेथड है जो हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। जो कंपलसरी है कोई कोई मेथड जो यूज करना है, जैसे रेंडर मेथड। ये और ये सब जो मेथड है हम लोग यूज कर भी सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से या नहीं भी कर सकते। तो जैसे अभी हम लोग को रिक्वायरमेंट वैसा नहीं था तो हम लोग ने अभी कोई भी कंपलसरी मेथड को यूज किया है, लेकिन उसके बाद भी और जैसे ये कंपोनेंट डिड, विल माउंट है, डिड माउंट है, ये सब हम लोग ने यूज नहीं किया है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग के लिए मेनली यूज किया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट तुम्हारे प्रोजेक्ट के। तो कंपोनेंट विल माउंट में क्या होता है, ये इन्वोक कब होता है, मतलब इमीडिएटली बिफोर द कंपोनेंट गेट रेंडर इनटू द डॉम। डॉम के अंदर तुम्हारा कंपोनेंट रेंडर होने के बाद तुरंत बाद में ये मेथड कॉल होता है। इन दिस केस यू कैन कॉल सेट स्टेट। तो हम लोग ने देखा था कि हम लोग ने यहाँ पे सेट स्टेट, जैसे रिजल्ट है, हमने यहाँ पे स्टेट को सेट किया है, इनिशियलाइज किया है कंस्ट्रक्टर में। ये फेज को हम लोग इसमें भी कर सकते थे कंपोनेंट विल माउंट में, क्योंकि डॉम के बाद तुरंत ये मेथड कॉल होता है। तो इसके अंदर भी हम लोग सेट स्टेट मेनली रिएक्ट के लिए हम लोग रिएक्ट बोलता है कि सेट स्टेट को कंपोनेंट विल माउंट में ही करना चाहिए। क्यों, और ये कंपोनेंट नॉट री रेंडर, ये दोबारा रेंडर नहीं होता, ये एक ही बार रेंडर होता है। ओके, उसी तरह कंपोनेंट डिड माउंट, इसमें मेनली एपीआई कॉल करते हैं हम लोग। दिस इमीडिएटली इन्वोक component gets render and place on the DOM. Now you can do the DOM query operation. Query operation mainly तुम्हारा API calling के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है, कंपोनेंट डिड माउंट। एक मैं दिखाना चाहता हूँ एक सिंपल साइट। ठीक है, फॉर शो। हाँ, ये एक साइट है, हमारी साइट है बॉक्स वाली। तो ये एप्लीकेशन है फर्स्ट शो के लिए। इसमें अगर हम लोग जैसे फार्मर, इसमें रजिस्ट्रेशन होगा। ओके, तो इसमें देखो यहाँ पे सेलेक्ट कोऑर्डिनेटर नेम, जो ये सारे नाम आ रहे हैं वो एक एपीआई से आ रहे हैं।
उस एपीआई को कॉल करने के लिए मेनली हम लोग इस कंपोनेंट डिड माउंट का यूज़ करते हैं कि ये जैसे ये रेंडर हुआ है ये पेज इस वेबसाइट में, तो इसमें कुछ ये एपीआई कॉल करनी है क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन का मेथड है, ये तो इनपुट फील्ड है, यहाँ पे भी सिलेक्शन का मेथड है। ये सब एपीआई हम लोग कॉल करते हैं इस मेथड में कंपोनेंट डिड माउंट। रेंडर मेथड में तो सिंपली तुम लोग को पता ही है क्या करते हैं, एचटीएमएल नोट्स रहते हैं, नोट्स एलिमेंट, ये जो स्ट्रक्चर हम लोग लोड करते हैं वो रेंडर मेथड में ही रहता है। हमारा प्रोग्राम में भी जो ये स्ट्रक्चर हम लोग ने बनाया है वो रेंडर मेथड में ही है। अगर तुम लोग देखोगे तो ये रेंडर मेथड के अंदर ही हमने ये पूरा स्ट्रक्चर रखा है। तो एचटीएमएल स्ट्रक्चर रहता है तुम्हारा रेंडर मेथड के अंदर। और भी मेथड है, ये रिएक्ट मेथड कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स। कोई कोई एपीआई को टाइम ही लगता है कॉल होने के बाद, जैसे हम लोग कॉल करते तुरंत उसका रिस्पांस नहीं आ जाता, तो उसके लिए एक एपीआई है कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स। वो ये एपीआई तभी ये रेंडर होगी जब उसका रिस्पांस आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक एपीआई हमने कॉलिंग की है सर्वर से, सर्वर तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करता है क्योंकि उसका और भी एपीआई चल रही होती है, मतलब प्रोसेस में रहती है। तो जैसे वो एपीआई का नंबर आता है तो वो फिर उसका रिस्पांस को भेजता है। तो उतने टाइम तक तो हम लोग वेट नहीं करते। तो ये एपीआई हमें तभी एग्जीक्यूट होती है जब सर्वर से उसका रिस्पांस आ जाता है, उस डेटा का रिस्पांस आ जाता है, तब ये एपीआई कॉल होती है। ठीक है, ये है सूट कंपोनेंट अपडेट। कोई कोई कंपोनेंट का बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि डॉम में इसको चेंज करना है कि नहीं, अपडेट करना है कि नहीं करना है। जैसे अभी यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 4 है और मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बैकएंड में तो वो कैलकुलेशन कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पे 100 ही दिखाएगा, तो इसको अपडेट करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर हम लोग को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तब इसको अपडेट करेगा वो। ठीक है, अगर इसी को लेके 2 बार भी हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तुम्हारा कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे ये मेथड में हम लोग कोडिंग लिख सकते हैं शुड कंपोनेंट अपडेट। तो वो डिसाइड करता है एनी चेंजेस, अगर चेंजेस होता है तब वो अपडेट करता है डॉम को, नहीं तो वो अपडेट नहीं करता है, वो स्किप कर देता है। अदरवाइज द कंपोनेंट विल स्किप द अपडेटिंग, क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ है तुम्हारे स्टेट में, तो वो अपडेट नहीं करता है डॉम को। अदरवाइज अगर कोई चेंज होता है तभी वो अपडेट करता है पूरा। उसी तरह है एक कंपोनेंट विल अपडेट, इट इज जस्ट इन्वोक जस्ट बिफोर द कंपोनेंट अपडेट्स अगर। Here you can't change the component state by invoking this .state method. It will not be called should component update returns false. ये रिटर्न्स फॉल्स हो जाता है उसके बाद ही ये कॉल होता है विल अपडेट। और ये मेनली ये डिसाइड करता है कि ये हमें करना है कि नहीं, या फ्यूचर में चेंज होगा तब करना है कि नहीं। तो उस टाइम पे ये कम मेथड को हम लोग यूज करते हैं कंपोनेंट विल अपडेट। विल मतलब आगे फ्यूचर में हम लोग कर सकते हैं, या फ्यूचर में जब चेंज होगा तब वो अपडेट करेगा। उसी हिसाब से ये बेसिकली ये प्री डिफाइंड रिएक्ट के मेथड है जो यूज कर सकते हैं अपने अपने ऐप के हिसाब से, जो भी रिक्वायरमेंट रहती है ऐप के उसके हिसाब से। जनरली ये सब अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब तुम लोग इसको यूज करना स्टार्ट करोगे या एक प्रोजेक्ट में अगर उसका वो देखोगे तो वो काफ़ी इजी हो जाता है उसको पहचाना कि कहाँ पे हमें कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है अभी के लिए तो पूछ सकता है।
किसी को कुछ पूछना है? अ, हाँ या ना कुछ तो बोलो। नो क्वेश्चन सर। ओके ओके, ठीक है। अ, ठीक है, ये तो मैं तुम्हारा, ये सब बेसिक्स है। अगर तुम अपने से भी अगर कोई भी ट्यूटोरियल, अगर तुम लोग फॉलो करोगे, बहुत सारा ट्यूटोरियल अवेलेबल है रिएक्ट के बारे में, यूट्यूब में भी है। और बहुत सारी साइट्स भी है जिसमें स्टेप बाय स्टेप तुमको बताया गया है। अगर थोड़ा-सा तुम लोग वो अपने से सीखना चाहोगे तो वो काफ़ी अच्छे ट्यूटोरियल अवेलेबल है तुम्हारे वेबसाइट पे। मैं 2-4 लिंक भी भेज दूँगा, अगर तुम लोग को इन चाहिए होगा तो उसमें तुम लोग देख सकते हो। काफ़ी डिटेल में भी समझाया हुआ है। मैं तो ऐसे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। वहाँ पे काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छा से। तो वो सब डिटेल मैं वो भेज दूँगा तुम लोग को। तुम लोग वहाँ से देख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेनली जाएँगे रिएक्ट डॉम। रिएक्ट डॉम मतलब रिएक्ट राउटर। राउटिंग एक वो है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल टैब्स है। तो अभी ये एक राउट में फार्मर क्रिएट में ये मास्टर लिस्ट में राउट कर गया। तो एप्लीकेशन तुम लोग देखिए, ये एप्लीकेशन नहीं चेंज हुआ, क्या यहाँ का कंटेंट चेंज हो रहा है, ठीक है? तो उसी तरह ये राउटिंग से हो रहा है, रिएक्ट राउटिंग। तो रिएक्ट राउटिंग के लिए बताएंगे कि कैसे पेज करते हैं, क्योंकि हम लोग तो हमेशा ये एक ही पेज पे काम नहीं करेंगे, हम लोग का मल्टीपल पेज रहता है। तो कोई भी वेबसाइट पे भी मल्टीपल पेज रहता है, अबाउट रहता है, कॉन्टैक्ट अस रहता है, बहुत सारा पेज रहता है। तो हम लोग मेनली देखेंगे रिएक्ट राउटिंग, मतलब एक पेज से स्विच करके दूसरे पेज में कैसे जाते हैं। और बिकॉज रिएक्ट इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, ये हर बार पूरा पेज रेंडर नहीं करता है। वो कुछ जो पार्ट में पेज लोड हो रहा है उसी को रीलोड करेगा, बाकी सबको रीलोड नहीं करेगा। तो ये एक बेस्ट फीचर है रिएक्ट के लिए, जो कोई कोई पहले पूरा पेज को ही रीलोड करता था। अगर कोई भी हम लोग चेंज करते थे तो ये पूरा पेज रीलोड होता था, जिसके कारण बहुत टाइम भी लगता था। लेकिन ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है रिएक्ट प्रोग्राम, तो वो पूरा पेज रिएक्ट रीलोड नहीं करता है, उस पार्ट और पोर्शन को ही अपलोड या रीलोड करता है जिसको चेंज करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिएक्ट राउटिंग पढ़ेंगे, और थोड़ा सा और डेप्थ नॉलेज तुम लोग को बढ़ेगा रिएक्ट के बारे में, ठीक है? अभी कोई और तुम लोग ये सिंपल प्रोग्राम ट्राई कर सकते हो, कम से कम इंस्टॉल तो करने का ट्राई करो तुम लोग रिएक्ट अपने मशीन में। तो ये छोटा मोटा प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो, तो अच्छा रहेगा सबके लिए। और किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकता है, अभी तो हमारे पास है 10-15 मिनट। ठीक है, कुछ बात करते हैं हम लोग ऐसे ही। तुम लोग को मेनली किस फील्ड में जाना है, जैसे तुम कॉलेज कौन से ईयर में हो अभी तुम लोग? थर्ड ईयर, ओके ओके। थर्ड ईयर तो इसके बाद तो फाइनल ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर फाइनल होगा। उसके बाद बहुत सारे वेज रहते हैं। अगर तुमको कोई भी कंपनी में एंट्री के लिए चाहिए, तो सबसे मुश्किल है तुम लोग को कोई भी कंपनी में एंट्री पाना। एक बेसिक्स, क्योंकि कंपनी में जाने के बाद तो तुम लोग को वो वहाँ पे जो काम रहता है वो लोग सब कोई कर लेता है। लेकिन
और करना कैसे है वहाँ पे बताने वाले बहुत कोई रहते हैं, तो वो हो जाता है कंपनी में काम कैसे करना है। उसके बाद तुम्हारा आता है तुम कितना जल्दी पिकअप करते हो, उस काम को कैसे सीखते हो। तो मेनली कंपनी में एंट्री लेना ही सबसे टफ रहता है। फॉर द स्टूडेंट के लिए सबसे टफ रहता है कि कोई भी एक लाइन पकड़ के कंपनी में कैसे एंट्री ले। तो जैसे अगर तुम लोग को डेवलपमेंट फील्ड में जाना है तो उसके लिए तुम लोग को कोई ना कोई तो एक लैंग्वेज, कोई भी या रिएक्ट हो, जावा हो, पाइथन हो, पीएचपी हो, सर्वर हो, क्लाउड हो, बहुत सारे लैंग्वेज है। तो मतलब एक फील्ड को फोकस करके उसमें कम से कम एक ऐसा तो कोई भी एक लैंग्वेज को पढ़ के ही तुम लोग एंट्री ले सकते हो। इसीलिए तुम लोग डिसाइड करो कि कौन से फील्ड में जाना है, या तुमको बैक एंड में जाना है, फ्रंट एंड में जाना है। फॉर द वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड में जाना है, या वेब डेवलपमेंट के लिए बैक एंड फील्ड भी है जिसमें तुम्हारा डाटाबेस वगैरह रहता है, जिसमें पीएचपी की नॉलेज, डेटाबेस की नॉलेज चाहिए। डेटाबेस भी तुम लोग पढ़े होगे मेरे ख्याल से। तो तुम लोग बैक डेटाबेस मेनली बैकएंड के लिए रहता है, जो जिसका फ्रंट एंड को जो एपीआई सप्लाई, मतलब हमें जो फ्रंट एंड के लिए एपीआई चाहिए तो वो प्रोवाइड करता है डेटाबेस। मेरी ये सारा जो स्टोर है यहाँ पे, जो ये डेटा आया, ये सारा बैकएंड में स्टोर रहता है कोई भी डेटाबेस में। वहाँ से उस को एक्सट्रैक्ट करके हम लोग को एपीआई मिलती है, जो हम लोग फ्रंट एंड में डेटा को यू डिस्प्ले करवाते हैं। तो उस टाइप से ही अगर तुम लोग को बैकएंड में जाना है तो बैकएंड का कोई एक लैंग्वेज पढ़ लो। बैकएंड के में भी बहुत सारे लैंग्वेज आ गए अभी। पहले केवल पीएचपी था, लेकिन अभी नोड भी है, पीएचपी भी है, और भी बहुत सारे मोंगो डीबी है, काफ़ी है। तो कोई एक लैंग्वेज पढ़ के उसको अच्छा से समझ के कम से कम उसमें एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी तुम लोग कर लोगे तो तुम लोग को इंटरव्यू क्रैक करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता है। अगर तुमको उस लैंग्वेज का नॉलेज है और छोटा मोटा तुम प्रोग्राम किए हुए हैं, तुमको पता है कि मतलब कैसे किया जाता है उस पे काम, तो तुम लोग को जॉब आराम से मिल जाएगी। और अभी बहुत बूम है आईटी सेक्टर, इसमें अभी जॉब की अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। और इसलिए कोई भी एक पाथ चुनो, या कोई भी एक लैंग्वेज। अगर बैकएंड में जाना है तो बैकएंड के लिए बहुत सारे लैंग्वेज है, वो देखो। फ्रंट एंड में जाना है तो फ्रंट एंड में भी बहुत सारे लैंग्वेज है, एंगुलर है, रिएक्ट है, और भी बहुत सारे लैंग्वेज है। तो उसमें देखो, या मोबाइल डेवलपमेंट में जाना है तो उसके लिए भी बहुत सारे लैंग्वेज है। एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी है, और रिएक्ट नेटिव का मोबाइल डेवलपमेंट भी रहता है। रिएक्ट नेटिव ऑल्सो प्रोवाइड मोबाइल डेवलपमेंट। तो एक लैंग्वेज को पकड़ के उसमें कम से कम थोड़ा सा, अगर तुम लोग 6 महीना या 3 महीना भी मेहनत कर लेते हो तो तुम लोग आसानी से कोई भी एक फॉर्म में आराम से एंट्री पा लोगे। और एक बार एंट्री मिल जाए कोई भी कंपनी में, उसके बाद तुम लोग का वो काफ़ी दिमाग खुल जाता है। उसके बाद से तुम लोग को परेशानी नहीं होती। मेनली है कि कोई भी एक एंट्री लेना, कोई भी सेक्टर पे एक एंट्री लेना ही डिफ़िकल्ट होता है स्टार्टिंग में। तो ट्राई करो तुम लोग, डिसाइड करो। अभी तो टाइम है, 1 साल तुम लोग के पास है अभी। अभी से डिसाइड करोगे तो मतलब आफ्टर कॉलेज तुम लोग को टाइम देना नहीं पड़ेगा या रुकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैंने जब कॉलेज पास किया था तो हम लोग भी ऐसे कोई एक फील्ड में कोई डिसाइड नहीं किया। जैसे ही एग्ज़ाम देते गए, पास हो गए, फिर जब फाइनल कॉलेज से निकल के उसके बाद किस फील्ड में जाना है हम लोग को कुछ पता ही नहीं था। फॉर्म भरते थे, मतलब इंटरव्यू के लिए आता था तो इंटरव्यू में ऐसे ही छटते जाते थे। तो फिर हम लोग ने फिर हम लोग ने एक कोर्स किया,
वेब डेवलपमेंट का। उस समय HTML CSS ही मेनली था, जावा स्क्रिप्ट। तो उससे फिर हम लोगों ने एंट्री लिया कोई एक फॉर्म में। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर अपने स्किल्स डेवलप हो जाते रहे, होते जाते रहे। उसके बाद टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ता है, तो वो चेंज होते जाता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी 1 साल टाइम है तुम लोग के पास, तो अभी से तैयारी करोगे तो मतलब कॉलेज के पास आउट होने के बाद तुम लोग को रुकना, क्योंकि सबको फ्री प्लेसमेंट नहीं मिलता है। कोई कॉलेज प्रोवाइड नहीं करता है उतना प्लेसमेंट की सारे बच्चे प्लेस हो जाए। लेकिन कोई कोई हो जाते हैं जो तेज है, मतलब जिसका वो है, तो कंपनियां उठा लेती है उसमें टैलेंट देख के। बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो प्लेस नहीं हो पाते, प्री प्लेस नहीं हो पाते प्लेसमेंट में, तो उनको बाहर देना पड़ता है। बाहर सबसे ज़्यादा टफ हो जाता है प्लेसमेंट लेना। इसलिए उसके बोलो अभी 1 साल है तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो, कोई एक फील्ड चुनो, एक लैंग्वेज चुनो, उसमें अच्छा से पढ़ाई करो, तो तुम लोग के लिए काफ़ी आसानी होगा। सुखरंजन सर से कंसल्ट कराना, वो काफ़ी अच्छा तुम लोग को बताएंगे तुम लोग के फील्ड के लिए कौन सा अच्छा है, बेटर है, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट मंडे को मिलते हैं। तो संडे को तो नहीं हो पाएगा। सर ने बोला कि सर तुम लोग को संडे का कैंसिल है, तो मंडे को 2 बजे ही नेक्स्ट सेशन रहेगा। सर हाँ सर मेरा एक डाउट था। मैं हाँ। बोल रहा था रिएक्ट जेएस में जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, यूज कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है, यूज कॉन्टेक्स्ट वाला हुक, हम्म। तो उसमें उसको तो हम लोग यूज करते हैं प्रॉप स्ट्रीलिंग को अवॉइड करने के लिए। मेनली हुक क्या है ना, जो रिएक्ट हुक है, तो अभी तो हम लोग क्लास कंपोनेंट यूज करते हैं। बहुत कोई क्लास कंपोनेंट लिखता है, लेकिन उसको हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट में कन्वर्ट फंक्शनल, करने, हाँ। हाँ फंक्शनल कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए रिएक्ट हुक का यूज करते हैं। रिएक्ट हुक भी बताऊंगा मैं, वो जैसे क्लास कंपोनेंट में कैसे इजीली, मतलब एज अ फंक्शन, फंक्शनल हुक मतलब अभी क्लास कंपोनेंट में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यूज करना। तो हम्म। उसके लिए रिएक्ट हुक दिया है, वो डेवलप किया है। तो उसको फंक्शनल कंपोनेंट में एज अ फंक्शनल कंपोनेंट यूज कर सकते हैं कोई भी कंपोनेंट को। तो वो है रिएक्ट हुक मेनली। सर मेरा सवाल ये है कि हम हम्म। जो यूजर को मान यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो दिया हुआ है उसमें उससे ही तो हम लोगों का काम हो जा रहा है प्रॉप ड्रिलिंग का, तो हम लोग रिडक्स क्यों सीखे? रिडक्स भी तो रिडक्स, वही से नहीं रिडक्स सेम ही करता तुम्हारा है। बहुत हो जाता है। तुम्हारा जो बेसिक जो सिंपल ऐप रहता है ना, उसके लिए रिडक्स का जरूरत नहीं रहता। और 90% मेरे ख्याल से 80-90% कोई रिडक्स यूज करता नहीं है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्रोग्रामिंग। हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। रिडक्स का यूज वहां पे ही किया जाता है जहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग रहता है, वहाँ पे ही रिडक्स यूज किया जाता है। रिडक्स का सिंपल भी है, कुछ कुछ एपीआई मतलब फंक्शनैलिटी है जो काफ़ी इजी और बहुत यूजफुल है। तो अच्छा। उसमें तुम लोग सिंपल प्रोग्रामिंग के लिए तो हम लोग रिडक्स यूज नहीं करते। पहले रिएक्ट अच्छा से सीख लो, रिडक्स तो बात का है। मतलब रिडक्स अभी तुमको स्टार्टिंग स्टेज में कोई पूछता भी नहीं है, केवल ऐसे ही पूछता कि रिडक्स यूज किए हो कि नहीं और इसका नॉलेज है कि नहीं। तुमको बस हल्का सा नॉलेज रहना चाहिए रिडक्स का। और 80% ऐप में तुम्हारा रिडक्स का यूज नहीं होता है, नॉर्मल रिएक्ट का अच्छा। ही यूज रहता है। ठीक ओ, है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। और कोई क्वेश्चन है? तो ठीक है, हम लोग मंडे को मिलते हैं 2 बजे। ओके, गुड बाय एवरीवन।